Hey everyone, this is another video of our new video series where we are discussing previous year question papers of Himachal's exam. In this video, we are going to discuss the 2019's Himachal Pradesh Police Sub-Inspectors question papers GK section. So let's start this video. First question is which is the port town of Indus Valley Civilization? सवाल में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था? एक्चुअल में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर सिर्फ एक ही पोर्ट सिटी थी, पोर्ट टाउन था। पतन शहर या बंदरगाह, यहाँ आप पतन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, बंदरगाह भी कहते हैं पोर्ट टाउन। तो बंदरगाह शहर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? एक ही पोर्ट टाउन था सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो कौन सा था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लोथल। लोथल वाज द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओनली पोर्ट टाउन ऑफ आईवीसी। आईवीसी माने तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम, कि जो नियोलिथिक शब्द है उसकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहां से हुई है? ऑप्शंस आर ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड या जर्मन वर्ड। तो कहां से डिराइव्ड हुआ है नियोलिथिक वर्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रीक वर्ड। जो नियोलिथिक शब्द है ये ग्रीक शब्द से निकला है। और इस न्यूलिथिक कौन सा था? ये था फाइनल, न्यूलिथिक टाइम पीरियड था फाइनल डिवीजन ऑफ स्टोन एज। जो स्टोन एज का फाइनल टाइम पीरियड, फाइनल फेज था, उसे न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। जो न्यूलिथिक पीरियड है इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। और ये कौन सा समय काल था? ये था फाइनल डिवीजन ऑफ स्टोन एज या न्यू स्टोन एज भी इसे कहा जाता है। और न्यूलिथिक टर्म जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुई है? वो हुई है ग्रीक वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैदिक इकोनॉमी? सवाल में पूछा गया है कि वैदिक जो अर्थव्यवस्था थी वह निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शंस आर कैटल ब्रीडिंग यानी कि पशुपालन, एग्रीकल्चर कृषि, ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार एवं वाणिज्य, या फिशिंग एंड हंटिंग या मत्स्य ग्रहण और शिकार। तो किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वैदिक इकोनॉमी में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर। कृषि की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी जो वैदिक अर्थव्यवस्था थी। उसके अलावा जो वहां पर पेस्टोरल इकोनॉमी भी थी, पर मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। जो वैदिक इकोनॉमी है वो मोस्टली एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यानी कि निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था? मोनार्कियल गवर्नमेंट फॉर्म किसका था? ऑप्शंस आर कुरु, मल्ला, वत्सा, असाका। ये क्या थे? ये महाजनपद थे। जो 16 महाजनपद थे उनमें से ये 4 महाजनपद यहां दिए गए हैं। तो किसका राजतंत्रीय प्रारूप था शासन का? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वत्सा। वत्सा का जो है, जो वहां की गवर्नमेंट थी वो मोनार्कियल फॉर्म में थी, यानी कि राजतंत्रीय प्रारूप था वहां की जो शासन था या वहां की जो गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन वज्रयाना बुद्धिज्म डिस्पोज ऑफ बुद्धा बोधिसत्वा वॉज नोन एज, कि जो वज्रयान, जो बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान है उसमें बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी क्या कहलाती है? ऑप्शंस आर योगिनी, डाकिनी, तारा या मतंगी। तो वज्रयाना बुद्धिज्म में बुद्धा या बोधिसत्वा की वाइफ को क्या कहा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तारा। इसमें तारा कहा जाता है बुद्धा या बोधिसत्वा की पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम विच कम्युनिटी डिड जैनिज्म गेट द मोस्ट ऑफ इट्स रिक्रूट्स? सवाल में पूछा गया है कि किस समुदाय से जैन धर्म के उसके सब सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए? ऑप्शंस आर मर्सेंटाइल कम्युनिटीज, आर्टिजन्स, कल्टीवेटर्स, क्षत्रियाज। कि व्यापारी समुदाय से ज़्यादातर जो जैन अनुयायी हैं वो होते हैं शिल्पाकार होते हैं, कृषक होते हैं या क्षत्रिय होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया होगा तो आप इसे टैकल कर लेंगे। ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, व्यापारी समुदाय। जो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं वो जैन रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। आप इंडिया में भी देखेंगे जितनी भी जैन कम्युनिटी है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्रेडर्स ही हैं। तो मर्सेंटाइल कम्युनिटी यानी कि व्यापारी समुदाय से सबसे ज़्यादा जैन धर्म के अनुयायी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्वींस एडिक्ट ऑफ अशोका इज ऑल्सो नोन एज, कि अशोका की महारानी राजाज्ञा यानी कि फरमान यह भी कहलाते हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, अगर देखें तो इंग्लिश में आप क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। द क्वींस एडिक्ट ऑफ अशोका इज ऑल्सो नोन एज, कि जो अशोका का क्वीन का रानी का जो एडिक्ट था उसे ऑल्सो नोन एज, उसे और भी किस नाम से जाना जाता है, या इनमें से वो कौन सा एडिक्ट था जिसे अशोक की रानी का एडिक्ट भी कहा जाता है। ऑप्शंस आर माइनर पिलर एडिक्ट फर्स्ट, मेजर पिलर एडिक्ट सेकंड, माइनर पिलर एडिक्ट थर्ड, मेजर पिलर एडिक्ट फिफ्थ। तो कौन सा एडिक्ट इनमें से क्वींस एडिक्ट भी कहा जाता है, कि अशोक की रानी का एडिक्ट भी कहा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माइनर पिलर एडिक्ट थर्ड जो है वो डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू अशोकाज क्वीन। ये अशोक की रानी जो थी उनका नाम था तिसराक्षिता, उनका नाम था। जो अशोक की क्वीन तिसराक्षिता था उनके लिए ये डेडिकेट किया गया था माइनर पिलर एडिक्ट थर्ड, डेडिकेटेड टू अशोकास क्वीन तिसराक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस वॉज ओपनड बाय विच एम्पायर, की जो भारत और ग्रीस के बीच में मध्य में लाल सागर मार्ग है वो किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था? तो किसके द्वारा ये रूट फर्स्टली खोला गया था या यूज किया गया था? ऑप्शंस आर ग्रीक, इजिप्शियन, रोमन, नन ऑफ दीज। ग्रीक लोगों द्वारा, मिस्र द्वारा, रोमन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा जो रेड सी वाला रूट है वो फर्स्टली ओपन किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोमन। ये रोमन्स द्वारा जो है ओपन किया गया था, खोला गया था फर्स्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द गुप्ता एम्पायर वर दे, कि जो गुप्ता साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शंस आर कुमार अमत्यास, अमत्यास, मंत्रिन, युक्तास। कुमारमत्या, अमत्या, मंत्री, युक्त। तो उन्हें क्या कहा जाता था जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड या गुप्ता एम्पायर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कुमारमत्यास, या इन्हें अयुक्तास भी कहा जाता था। अयुक्तास या कुमारमत्यास, ये दोनों नाम से इन्हें ही कहा जाता था। और ये कौन होते थे? ये थे मेंटेन्ड अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो है ये राजा और जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रांतों का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनके राजा और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक कॉन्टैक्ट बनाए रखते थे। ये जो प्रांत है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे और जो राजा हैं उसे उसकी जानकारी देते थे। अगर आप जो हमारी इस चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री वाली वीडियो सीरीज है उसमें आप देखेंगे तो कुमारमत्यास को डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following allowed the Muslim to preach Islamic faith in their empire? कि निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्यों में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति दी? तो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शंस आर पालास, प्रतिहाराज, सेनास, राष्ट्रकूटास। तो किस एम्पायर के द्वारा मुस्लिमों को जो है इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति दी गई, इस्लामिक फेथ को प्रीच करने दिया गया उनके एम्पायर में? तो किस डायनेस्टी द्वारा यह किया गया? पालास, प्रतिहाराज, सेन, राष्ट्रकूटास। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटास। ये राष्ट्रकूटास के टाइम में हुआ था, इनके द्वारा जो है अनुमति दी गई थी। देखिए इस टाइम क्या था, जो राष्ट्रकूटास है दे परमिटेड द मुस्लिम मर्चेंट्स सेटल इन देयर किंगडम। जो राष्ट्रकूट थे इनके द्वारा जो मुस्लिम व्यापारी थे उन्हें अपने राज्यों में बसने की अनुमति भी दी गई थी और प्रीच इस्लामिक फेथ प्रीच करने की अनुमति भी दी गई थी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर बिकमिंग द एम्परर बलवन वाज अ डेप्यूटी ऑफ, कि सम्राट बनने से पूर्व बलवन किसके अधीनस्थ था? ऑप्शंस आर इल्तुतमिश, रजिया,
अल्तुनिया या नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो शासक बनने से पहले जो बलबन है, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक रूलर है, वो किसके पास एक किसका डेप्यूटी था, किसके अधीनस्थ था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन मोहम्मद। जो बलबन है, इनके द्वारा 1246 में जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली के तख्त पर बिठाया गया। नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन थे? ये एक यंगेस्ट सन थे इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के बेटे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। इल्तुतमिश के बाद कौन बना था, जो एम्परर कौन बना था? वो बनी थी रजिया, द ओनली विमेन विमेन सुल्तान ऑफ इंडिया। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, इनके द्वारा इन्हें अपना सक्सेसर चुना गया था, मगर बाद में 1240 के अराउंड इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद और भी रूलर बनते हैं, पर 1246 में नसीरुद्दीन मोहम्मद को जो है बलबन द्वारा सल्तनत का रूलर बनाया जाता है और इन्हें तख्त पर बिठाया जाता है। एक प्रकार से इन्हें एज ए पपेट भी बिठाया जाता है बलबन द्वारा, क्योंकि ये टाइम पीरियड था जब बलबन का राइज हो जाता है। 1246 से 66 तक जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद का शासन होता है और बलबन इनके डेप्यूटी होते हैं, और 66 के बाद बलबन खुद बन जाते हैं सुल्तान। और बलबन जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद से अपनी बेटी की शादी भी करवाते हैं और जो दरबार में अपनी जो पकड़ है वो और अधिक मजबूत करते हैं। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद यंगर सन थे इल्तुतमिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इंस्पायर्ड द मराठास टू फाइट अगेंस्ट द रूलर इन दिल्ली? कि किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया? कि वो क्या वजह थी कि जो मराठास हैं वो दिल्ली के सुल्तानों या दिल्ली के रूलर्स के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए प्रेरित करती थी? वो क्या वजह थी? ऑप्शंस आर रिलीजन, मिलिट्री माइट, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म। कि धर्म, सैन्य शक्ति, राष्ट्रीयता या देशभक्ति, क्या वजह थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयता, जो राष्ट्र प्रेम था उनका, वो एक वजह थी कि ये दिल्ली के जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट लड़ाई के लिए ये उन्हें प्रेरणा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग नोन एज स्याही कलम बिकेम फैशनेबल ड्यूरिंग द रेन ऑफ। कि चित्रकला की एक नई तकनीक जो स्याही कलम के नाम से जानी जाती थी, किसके शासनकाल के दौरान प्रचलित हुई थी? तो किसके टाइम पीरियड में ये काफ़ी प्रचलित हुई थी स्याही कलम, जो एक चित्रकला की नई तकनीक थी? ऑप्शंस आर औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो किसके टाइम पीरियड में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जहांगीर के टाइम पीरियड में जो है स्याही कलम, जो न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग थी, ये काफ़ी फेमस हो गई थी, काफ़ी फैशनेबल हो गई थी इस जहांगीर के टाइम पीरियड में। जहांगीर कौन थे? जहांगीर अकबर के सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मैनी इनकर्जन डिड मोहम्मद ऑफ गजनबी मेड इन इंडिया? कि भारत में मोहम्मद गजनबी ने कितने आक्रमण किए? तो मोहम्मद गजनबी द्वारा भारत पर कितने आक्रमण किए गए? ऑप्शंस आर 15, 16, 17, 25। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 17 आक्रमण किए गए मोहम्मद ऑफ गजनबी द्वारा भारत पर। और फर्स्ट जो इनका इन्वेजन था वो कब था? वो था 1001 में, और वो था अगेंस्ट दी राजा जयपाला ऑफ काबुल शाही। काबुल शाही के जो राजा थे जयपाला, उनके अगेंस्ट इनका फर्स्ट अटैक था, और हिमाचल पे जो नगरकोट फोर्ट पे किया गया था वो 1009 में किया गया था, नगरकोट फोर्ट पर। और जो इनका लास्ट अटैक था वो था 1026 में। वो किसके अगेंस्ट किया गया था? पुनिश्ड एंड डिफीटेड। ये जो जाट कम्युनिटी थी उन्हें पुनिश करने के लिए ये अटैक किया गया था और इसमें इन्हें हराया गया था। ये क्यों किया गया था ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले जो इनका सबसे फेमस अटैक था वो था सोमनाथ मंदिर पर। भारत में जो सबसे फेमस अटैक इनका था वो था सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने अटैक किया था, वो किया था 1025 में। जब सोमनाथ मंदिर जीत कर ये वापस जा रहे थे तो रास्ते में जाट जो ट्राइब थी इन्होंने इन पे माइनर बहुत सारे अटैक्स किए और काफ़ी परेशान किया। तो बाद में जाकर ये वापस आए और उन्हें पुनिश किया और उन्हें हराया मोहम्मद ऑफ गजनबी ने, जो इनका लास्ट इंडियन अटैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस? की रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शंस आर 1820, 1825, 1905, 1803। तो किस वर्ष रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ हुई? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1820। ये किसके द्वारा शुरू की गई थी?
ये की गई थी सर थॉमस मुनरो। और ये कौन थे? ये थे गवर्नर ऑफ मद्रास। गवर्नर ऑफ मद्रास थे, इनके द्वारा शुरू की गई थी। और ये मोस्टली कहाँ प्रैक्टिस की गई थी? ये की गई थी मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे वाले क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट वाज द एम्फसिस लेड ऑन इन ऑल रिफॉर्म मूवमेंट्स? कि सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया? ऑप्शंस आर रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। कि धार्मिक सुधारों पर जोर दिया गया, सामाजिक सुधारों पर जोर दिया गया, या दोनों पर जोर दिया गया, या किसी इनमें से किसी पर भी जोर नहीं दिया गया। किस पे? सुधारवादी आंदोलनों में। देखिए जितने भी रिफॉर्म्स हुए, जितने भी सुधारवादी आंदोलन हुए, उसमें धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार दोनों पर जोर दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी। सामाजिक और धार्मिक दोनों सुधारों पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय द ब्रिटिश टुक प्लेस इन विच ईयर? की ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया? ऑप्शंस आर 1853, 1854, 1855, 1856। तो किस वर्ष अवध का विलय किया गया ब्रिटिश एम्पायर में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1856 में। 1856 में ब्रिटिशर्स द्वारा जो है अवध का विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू 1905 वाज डोमिनेटेड बाय? कि 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किनका वर्चस्व था? धर्मपंथियों का, गर्मपंथियों का, क्रांतिकारियों का, या इनमें से किसी का नहीं? मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, या नन ऑफ दीज? 1905 तक कौन डोमिनेट करता था? ये इनिशियल ईयर थे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉडरेट्स। नरमपंथी जो दल था वे डोमिनेट करते थे इस टाइम पीरियड तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को, उनका वर्चस्व था। इसके बाद जो है गर्मपंथी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच डेट डिड गांधी मेक हिज फेमस मार्च टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है 15 फरवरी 1930, ऑप्शन बी है 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी है 12 मार्च 1931, ऑप्शन डी है 6 मार्च 1930। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इन चारों में से कोई नहीं है। सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930। यहाँ दिया गया है 1931, तो मे बी यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेवल प्लान वॉज गिवन इन विच ईयर? की जो वेवल योजना है वो किस वर्ष दी गई? 1943, 1946, 1945, 1949। तो वेवल योजना कब दी गई? एंड द करेक्ट आंसर इज 1945, 1945। और इसमें क्या था? ये किससे रिलेटेड थी? ये थी बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। जितने भी रिलीजन है सभी को बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोरेन्स एंड टिल आर एग्जाम्पल ऑफ? कि जो मोरेन या हिमोर जिन्हें कहा जाता है और टिल उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? ऑप्शंस आर, जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, मृतिकाम्य चट्टानों के, बतौड़ चट्टानों के, हिमानी अफसादी चट्टानों के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके एग्जाम्पल्स है? आर्गिलेशियस रॉक्स, एवलियन रॉक्स, ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स, या नन ऑफ दीज? मोरेन्स एंड टिल्स, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो है ये क्या है? ये है लैंड फॉर्म्स जो बनती है कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल। ये ग्लेशियर द्वारा बनती हैं ये जो लैंड फॉर्म्स है, मोरेन्स एंड टिल्स, जिन्हें हिंदी में मोरेन को हिमोर भी कहा जाता है, ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थक्वेक आर नॉट लाइकली टू अकर इन? भूकंप प्राय नहीं आते। कहाँ नहीं आते हैं? अलास्का में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में, या न्यूजीलैंड में? तो इनमें से कहाँ भूकंप नहीं आते हैं? मोस्टली नहीं आते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसका जो रीज़न है, बिकॉज नॉट लोकेटेड on the edge of any tectonic plate।
क्योंकि किसी टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर नहीं है जो ब्राज़ील की लोकेशन है, तो जिसके चलते यहाँ पर भूकंप नहीं आते, लाइकली नॉट अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The aviators of jet aeroplanes often avoid to troposphere and fly above it because of the presence of। सवाल में पूछा गया है कि जो जेट वायुयान के चालक हैं वो प्राय क्षोभ मंडल से बचते हैं, जो ट्रोपोस्फियर है उसमें उड़ान से बचते हैं और उसके ऊपर ही उड़ान भरते हैं। जिसका कारण है कि क्यों नहीं वहाँ पर उड़ान भरते हैं। ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर, ओजोन लेयर, वाटर लेयर, बम्पी एयर पॉकेट्स। कि वहाँ पर विद्युत आवेशी स्तर है, ओजोन स्तर है, जल स्तर है, या उभरते हवाई गर्त है, जिसके कारण ये उड़ान यहाँ नहीं भरते हैं। तो किस रीजन के कारण नहीं भरते हैं? एंड दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बम्पी एयर पॉकेट्स। देखिए बम्पी एयर पॉकेट्स क्या है? ये है टर्बुलेंस। यहाँ एयर में टर्बुलेंस है, जिसके चलते ये टर्म दी गई है बम्पी एयर पॉकेट्स, बट ये टर्बुलेंस ही है, एयर में यहाँ टर्बुलेंस है, जिसके चलते ये यहाँ पर उड़ान नहीं भरते हैं। और जो जेट है या प्लेन है वो हिलने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एयर में टर्बुलेंस है, तो इसके चलते ये यहाँ उड़ान भरने से बचते हैं। और इसके जो क्षोभमंडल है, ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर ही उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोलड्रम इज अ जोन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटरट्रॉपिकल डाइवर्जेंस जोन, लोकल विंड्स, फ्रंटलिसिस। तो क्या है? विषुव प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र, स्थानीय हवाएं, या वताग्र विनाश। तो डोलड्रम इज अ जोन ऑफ, तो कहाँ का है ये जोन जो डोलड्रम है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ITCZ का जोन है डोलड्रम। देखिए डोलड्रम क्या है? ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, एक लो प्रेशर बेल्ट है डोलड्रम। और ये कहाँ से कहाँ? ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक मोस्टली ये मौजूद होती है, मगर ये कभी कभी जो है ये वेरी भी करती है, ये फैल भी जाती है 20 डिग्री तक, 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक। ये है एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का ये एक जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉल्फिन एंड चैलेंजर ओशन रिज एग्जिस्ट इन विच ओशन? की डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो कहाँ है डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक या ओशन रिज? तो किस महासागर में है ये, किस ओशन में है ये? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अटलांटिक। अटलांटिक ओशन में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉकलैंड ओशन करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ। कि जो फॉकलैंड महासागरीय धारा है किसके दक्षिण पूर्व तट के साथ बहती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। जो फॉकलैंड ओशन करंट है, फॉकलैंड आपको पता होगा कहाँ लोकेशन है, साउथ अमेरिका के बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सॉइल इज फेमस फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग ग्रासेस? कि कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? चेस्टनट सॉइल, प्रेरी सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल। कौन सी लंबी घास की वृद्धि के लिए फेमस है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेरी। प्रेरी सॉइल, प्रेरी मृदा जो है वो लंबी घास के लिए फेमस है। देखिए प्रेरी, जो प्रेरी ग्रासलैंड है वो कहाँ होते हैं? नॉर्थ अमेरिका। एंड नहीं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, नॉर्थ अमेरिका। और जो प्रेरी सॉइल है इसे ग्रीनरीज ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि अन्न भंडार, अन्नगृह विश्व का, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज प्रोडक्शन होती है। किसकी? ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। और ये ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज रिजल्ट ऑफ। कि बिहार से पंजाब में लोगों का प्रवसन परिणाम है किसका? कि जो बिहार के लोग पंजाब को प्रवसन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो किस रीज़न के चलते माइग्रेट करते हैं? पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। कि गरीबी है कारण,
अति जनसंख्या, बहुत जनसंख्या है कारण, राजनैतिक अस्थिरता है, या ये सभी कारण है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गरीबी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। वो वहाँ से आते हैं और यहाँ लेबरर का काम करते हैं पंजाब में, तो ये गरीबी है कारण कि वे रोजगार की तलाश में वहाँ से पंजाब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी मसाइज मेनली रेयर, कि जो मसाई है मुख्यतः पालते हैं क्या? मसाई क्या है? मसाई एक ट्राइब है, एक जनजाति है। ये मुख्यतः क्या पालते हैं? मसाई कहाँ की ट्राइब है? ये है ईस्ट अफ्रीका में, केन्या एंड तंजानिया, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। तो ये मुख्यतः क्या पालते हैं? मवेशी पालते हैं, बकरियां पालते हैं, रेंडियर पालते हैं, या भेड़ पालते हैं? कैटल, गॉट, रेंडियर, शीप। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैटल। ये मवेशियां पालते हैं और इनकी जो इकॉनमी है वो भी कैटल इकॉनमी है, यानी कि इनकी इकॉनमी मोस्टली कैटल पे ही डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, कि ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? ऑप्शंस आर वाटर, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, कोल। कि जल प्रदूषित नहीं करता, खनिज तेल नहीं करते, यूरेनियम नहीं करते, या कोयला। एंड द करेक्ट आंसर इज क्वाइट सिंपल, ऑप्शन ए, वाटर। जो वाटर है वो नहीं करता है प्रदूषित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द केप रूट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड, सवाल में पूछा गया है जी कि जो केप रूट है वो पश्चिमी यूरोप और किसके बीच लिंक प्रदान करता है? अब केप कहाँ है, केप रूट कहाँ से हो गया आता है? जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप टाउन के साथ से ही होकर गुजरता है। तो ये यूरोप से, तो अफ्रीका इस तरह से हो जाता है, तो यहाँ जो केप टाउन है उसके साथ से केप रूट आता है। तो इस ओर यूरोप है, यूरोप से आते हैं, तो इस ओर कहाँ आता है? ये फार ईस्ट, ईस्ट की ओर आते हैं, फार ईस्ट की ओर आते हैं, जिसमें साउथ एशिया आता है और ईस्ट एशिया आता है, ये सारे रीजन आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फार ईस्ट। ये फार ईस्ट को लिंक प्रदान कराता है, जिसमें इंडिया आ गए और जितने भी नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज, चाइना। अगर हम ब्रिटिश एम्पायर का एग्जाम्पल ले लें तो इस तरह से फार ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन सब्सटेंसेस फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है? कि कौन से रीजन में जो कृषि है वो मुख्य, जो उनका व्यवसाय है, उनका ऑक्यूपेशन है? मेडिटेरियन टाइप में, स्टेपी टाइप में, मानसून टाइप में, या चाइना टाइप में? किस रीजन में है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मानसून टाइप। आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया मानसून टाइप है और यहाँ पर कृषि पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो निर्भर है, यही उनका मेन ऑक्यूपेशन है, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? सिडनी, पर्थ, कैनबेरा, मेलबोर्न। एंड द करेक्ट आंसर इज कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कैनबेरा। कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फेड बाय द स्नो फील्ड नोन एज हिमाल, कि जो कौन सी नदी है हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं की जाती? ऑप्शंस आर गंगा, यमुना, गंडक, गोदावरी। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो गंगा है ये भी हिमालयन रिवर है, यमुना भी हिमालयन रिवर है, गंडक भी हिमालयन रिवर है, गोदावरी पेनिनसुलर रिवर है। तो ये किसी भी स्नोफील्ड द्वारा नहीं की जाती है, पोषित या फेड नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी, गोदावरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रीजन इज फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया, कि कौन सा क्षेत्र भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, या मालाबार कोस्ट? कहाँ पर आते हैं भारत में बार बार जो है चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स किस कोस्ट पे आते हैं? क्या गुजरात कोस्ट पे आते हैं? नहीं, यहाँ बार बार नहीं आते, कोंकण पे भी नहीं आते, मालाबार पे भी नहीं आते हैं, ये सारे वेस्ट कोस्ट हैं। इस जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो आते हैं कोरोमंडल, जो कि ईस्ट कोस्ट है, जिसमें उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वो सारा कोरोमंडल कोस्ट है। उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया डाइल्यूवियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कि भारत में आपलाबी वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले सवाल आता है कि डाइल्यूवियल फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? देखिए ये जो फॉरेस्ट है ये होते हैं बिटवीन मैंग्रोव, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोगों को पता है, मैंग्रोव एंड द हिल्स, जो हिल्स वाले फॉरेस्ट है
उनके बीच, मैंग्रोव और हिल्स के बीच में जो फॉरेस्ट आता है उसे डाइल्यूवियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर अंडमान, सुंदरबंस, अरावलीज, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयंस। जो सही उत्तर है वो है अंडमान में। ये अंडमान में पाए जाते हैं डाइल्यूवियल फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट, दिल्ली इन द नॉर्थ? कि कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली है? अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, कैमूर। तो ये कौन सी है? वेरी इजी, ऑप्शन ए अरावली। अरावली जो है वो गुजरात से शुरू होती है और आगे दिल्ली तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खारा घोड़ा इज द लीडिंग सेंटर ऑफ सॉल्ट इंडस्ट्री ऑफ। खारा घोड़ा इज द लीडिंग सेंटर ऑफ सॉल्ट इंडस्ट्री ऑफ। कि खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योगों की अग्रणी केंद्र है? कहाँ पर है खारा घोड़ा? और ये सॉल्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। एंड रण के कच्छ में है, कर्नाटक में है, या केरल में है, या राजस्थान में है? एंड द करेक्ट आंसर इज ये गुजरात में है। तो कच्छ ऑफ कच्छ का रण यानी कि रन ऑफ कच्छ में ये है, ऑप्शन ए रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी आगरा कैनल ड्रॉज वाटर फ्रॉम विच रिवर? कि जो आगरा नहर है किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो ऑब्वियस सी बात है, आगरा के आसपास से कौन सी नदी जाती है? गंगा, यमुना, गंडक, सोन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? की कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सी इनमें से खरीफ फसल नहीं है? जौ, चावल, जवार, तिल। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो जौ है वो खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि ये रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाइकैमरियल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कि द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, या फेडरल सिस्टम है? बाइकैमरियल सिस्टम यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था है, संघीय है, अध्यक्षीय है, या एकात्मक है? एंड द करेक्ट आंसर इज कौन सी होगी बाइकैमरियल? ये होगी फेडरल, यानी कि संघीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय? किसके द्वारा किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा लाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू थे, किरण देसाई थे, के एम मुंशी थे, या इनमें से कोई भी नहीं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। और ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लैंग्वेज इज नॉट मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी जो लैंग्वेज है, कौन सी सब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, इंग्लिश, नेपाली। क्या संस्कृत है? बिल्कुल है। सिंधी है? बिल्कुल है। नेपाली है? बिल्कुल है। अंग्रेजी नहीं है। टोटल कितनी है? टोटल है 22। तो अंग्रेजी इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? की संघ सूची में कितने विषय हैं? 51, 61, 66, 97। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 97। देखिए 97 ओरिजिनली थे इसमें, बट अब 100 हैं। देखिए अगर हम बात करें, 3 प्रकार की सूचियां होती है। पहली है यूनियन। यूनियन में अभी कितने हैं? नाउ अभी 100 हैं, और ओरिजिनली कितने थे? 97 थे। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, अभी कितने हैं? 61, और ओरिजिनली कितने थे? इसमें थे 66। और अगर हम कॉन्करेंट की बात करें, समवर्ती की बात करें, तो इसमें समवर्ती सूची अभी हैं 52, जो ओरिजिनली थे वो थे 47। तो ये 3 प्रकार की सूचियां हैं। और ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? ये है आर्टिकल 246। क्या कहता है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 246। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट? कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक राज्यों का तत्व नहीं है। ऑप्शंस आर पॉपुलेशन, लैंड, आर्मी, गवर्नमेंट। तो कौन सा राज्यों का तत्व नहीं है या राज्यों के अधीन नहीं होता है? जनसंख्या होती है, भूमि होती है, सरकार होती है, मगर सेना नहीं होती है। ये राज्यों की नहीं है, ये सेंटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट इन इंडिया डन बाय द पार्लियामेंट विद। कि भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा किसके साथ किया जाता है? साधारण बहुमत के साथ, विशेष बहुमत, बिना बहुमत, इनमें से कोई नहीं। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, विदाउट मेजोरिटी या नन ऑफ दिस। किसके साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट। मेजोरिटी होनी चाहिए, लगभग 50% मेंबर पहले प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये है सिंपल मेजोरिटी, और नए राज्यों का गठन भी इसी सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू प्रिवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? की निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 14, 18, 20, 21। तो कौन सा वो अनुच्छेद है, कौन सा वो आर्टिकल है जिसके अंडर आता है निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्रिवेसी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कैन रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन? की नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? क्या पब्लिक लगा सकती है? बिल्कुल नहीं। यूनियन कैबिनेट लगा सकती है? बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट लगा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, पार्लियामेंट, संसद लगा सकती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा कि फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? फंडामेंटल राइट है, मॉरल राइट है, लीगल राइट है या नेचुरल राइट है? मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार, विधिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो जो फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति का अधिकार है वो भारत में एक लीगल राइट है यानी कि विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस? कि किस भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार कौन रहा? एस राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी, के आर नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन रहे थे? ये थे ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट 2 टाइम्स रहे थे। पहली बार भी यही थे, सेकंड बार भी यही थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इंडिया के यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन? कि भारत के महान न्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, कहाँ पर है? सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? कि भारत के क्षेत्रात किसी भी विधिक न्यायालय में, या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेशन कोर्ट में, या भारत के किसी भी न्यायालय में। तो कहाँ पर है भारत के महान न्यायवादी को सुनवाई का अधिकार? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत के क्षेत्रगत किसी भी विधिक न्यायालय में, एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? कि भारत के राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? क्या प्राइम मिनिस्टर होता है? नहीं होता है। प्रेसिडेंट होता है? नहीं होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है? नहीं होता है। नन ऑफ दीज इसका सही उत्तर होगा। तो कौन होता है? वो होता है गवर्नर। राज्यपाल होता है कार्यकारी प्रमुख किसी भी राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? की राज्यसभा को विघटित करने में सक्षम कौन है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, या इनमें से कोई भी नहीं है? क्या प्रेसिडेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या वाइस प्रेसिडेंट है? बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं। तो नन ऑफ दीज होगा। क्यों होगा नन ऑफ दीज? क्योंकि ये एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी है तो ये डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? की निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, विद्या स्टोक्स, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु जनरली प्रेजेंट द फाइनेंस बजट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन इंडियन पार्लियामेंट? कि भारतीय संसद में वित्त बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? आरबीआई गवर्नर बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं। तो यह है वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर करता है फाइनेंस बजट को प्रस्तुत पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ऑफ गोवा इज? कि गोवा में कितनी लोकसभा सीट्स है? 1, 2, 3, 4। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 सीट्स हैं लोकसभा की गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।
तमिलनाडु में क्या बनी? जी हाँ, जयललिता। क्या राजस्थान में बनी? जी हाँ, कौन? वसुंधरा राजे। क्या उत्तर प्रदेश में बनी? जी हाँ, दो, सुचेता कृपलानी, ये फर्स्ट थी, एंड सेकंड वन इज मायावती। तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। महाराष्ट्र में कभी भी कोई जो है लेडी चीफ मिनिस्टर नहीं बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय दी, कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, लॉ ऑफ पार्लियामेंट, या नन ऑफ दिस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एंश्योर ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, की भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? कि जो ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी है उसका एग्जाम्पल कौन है या कौन इंश्योर करता है? तो ये है पंचायत, ऑप्शंस आर पंचायती राज, प्रेसिडेंट, इंटरस्टेट काउंसिल, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज सबसे ग्रास रूट लेवल है डेमोक्रेसी का। तो ऑप्शन ए पंचायती राज इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी, कि कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? भारत में कितनी बार किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित? एक बार, दो बार, तीन बार, या कभी नहीं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थ्राइस, तीन बार किया गया है। पहली बार कब किया गया? 1962 में किया गया। क्यों किया गया? ड्यू टू चाइना वॉर। और ये आगे 1968 तक रहा। क्यों इतना लंबा रहा? क्योंकि आगे 65 में इंडो पाक वॉर हो गया। और दूसरी बार कब हुआ? ये हुआ 1971 में। क्यों किया गया? क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था और इस टाइम लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश भी हो गई थी। और तीसरी बार कब किया गया था? 1975 में किया गया था। क्यों किया गया था? ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ये 1977 तक ये इमरजेंसी रही थी। तो इससे आगे साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसमें आगे भी कुछ और जीके के क्वेश्चंस हैं। तो ये है 67, श्रीहरिकोटा द साइट फॉर रॉकेट लॉन्चिंग इन इंडिया इज इन स्टेट ऑफ, कि भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो कहाँ पर है श्रीहरिकोटा? केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, या ओडिशा में है? श्रीहरिकोटा कहाँ है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा जगह है जहाँ से जो है रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो जीके का है। यह है 75, कंगारू इज मोस्टली फाउंड इन, कि जो कंगारू है अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? ये आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि एक क्रिकेट टीम को भी कैंगारू ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, इंडिया एंड श्रीलंका, नन ऑफ दीज, या सूडान एंड इजिप्ट? ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, श्रीलंका, इंडिया, सूडान एंड इजिप्ट, या नन ऑफ दीज? तो ये सब इजी है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते हैं अधिकांश कंगारू, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से कुछ इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी हैं। एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कि उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत क्या होगी? क्या वो इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी, फॉल्स यानी कि कम होगी, रिमेन कांस्टेंट यानी कि नियत या स्थिर रहेगी, या इनमें से कोई भी नहीं? क्योंकि जब जब उत्पादन बढ़ेगा तो जो एवरेज कॉस्ट है उसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा या फॉल्स होगा, या उतनी ही रहेगी, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जब जब उत्पादन बढ़ेगा यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा तो जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होती चलेगी, वो गिरती चलेगी, वो ना इंक्रीज होगी ना सेम रहेगी, वो उसका फॉल ही होगा क्योंकि उत्पादन अब ज़्यादा हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एवरेज कॉस्ट है वो घटेगी ही, वो उसका फॉल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सिचुएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स इज टर्म्ड एज, कि जब वह स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्म समान वस्तु का उत्पादन करती है कहलाती है। कि बहुत सारी कंपनीज हैं और वो सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को क्या वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, या प्योर कंपटीशन? तो उसे क्या कहा जाएगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन। ये हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे अब मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं तो अब सभी के बीच एक अच्छा कंपटीशन होगा, तो ये परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, पूर्ण प्रतियोगिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज, कि भारत में पूंजी गहन उद्योग का उत्तम उदाहरण क्या है। देखिए आंसर पे जाने से पहले हम जानेंगे कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होती है। देखिए ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके लिए जहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों? ताकि प्रोडक्शन की जा सके, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एसेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए, प्लांट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरह की होती है जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, यानी कि पूंजी गहन उद्योग जिसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, इंटेंसिव कैपिटल लगती है बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो उसका सही उदाहरण कौन सा है? क्या वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, या स्पेयर गुड इंडस्ट्री है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्टील इंडस्ट्री। इस्पात इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ एक बहुत लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे आपको एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, आपको एसेट्स की ज़रूरत है, आपको एक बहुत बड़े प्लांट की ज़रूरत है, आपको इक्विपमेंट चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स चाहिए, और रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज इन, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, इंडिपेंडेंट है, या मिक्स्ड है? पूंजीवादी है, साम्यवादी है, स्वतंत्र है, या मिश्रित है? तो जो भारत की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो है ऑप्शन डी मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी का स्वरूप है भारत की अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइजेस आर कॉल्ड, कि वह वस्तुएं जिसका लोग कीमतों बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं कहलाती है। तो वो क्या कहलाती हैं? एसेंशियल गुड्स, गिफिन गुड्स, कैपिटल गुड्स, नन ऑफ दीज। आवश्यक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वो गिफिन गुड्स कहलाते हैं। देखिए गिफिन गुड्स कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं है, ये नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स है। देखिए इनका सिंपल सा है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स है। इनकी कीमतें बढ़ेगी तब भी जो कॉमनर है उन्हें इनकी ज़रूरत होगी। सिंपल सा है, जब इनकी ज़्यादा डिमांड होगी, डिमांड जब बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी बढ़ ही जाएगा। किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी उसका बढ़ने लगता है। तो ये वाइस वर्सा होता है। तो ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, ये एक प्रकार से काइंड ऑफ कॉमन प्रोडक्ट्स ही हैं। बस इनकी डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये है कि जब ये पीपल इन्हें कंज्यूम मोर करेंगे तो इनका प्राइस भी राइज करेगा ही। तो उन्हें गिफिन गुड्स कहा जाता है, कि जिनकी डिमांड बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइजेस द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन द सेम, नन ऑफ दिस, कि मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी, या इनमें से कोई नहीं? कि जब भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी और कीमत वृद्धि की अवधि में जो है जो मुद्रा की आपूर्ति है ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज करेगी। पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन में, प्राइस राइज में जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट इनकम कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, की प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई थी? 1947, 48, 49 या 50 में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1949 में जो है फर्स्ट इनकम कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय, कि जो रेमेडी फाइनेंस है, उपचार वित्त है, वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा, नबार्ड द्वारा, एसबीआई द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा? तो ऑब्वियस सी बात है ये आरबीआई द्वारा किया जाता है। किसी भी बैंक का अगर दिवाला निकलता है तो आरबीआई द्वारा ही किया जाता है उसका उपचार वित्त जो भी है, क्योंकि ये एक सेंट्रल सिस्टम है। जो फाइनेंस का सेंट्रल सिस्टम है, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का, तो यही जो है रेमेडी फाइनेंस करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई, कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का प्रतीक है? तो कौन सा है, साइन कौन सा है आरबीआई का? लाइन, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो टाइगर है। अगर आप सिंबल देखेंगे, जो लोगो है आरबीआई का, उसमें जो है टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द डेवलपमेंट
एक्सपेंडिचर, कि कौन सा विकास व्यय है? ग्रांट इन एड, इरिगेशन एक्सपेंडिचर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्ट सर्विसेज, सहायक अनुदान, सिंचाई व्यय, लोक प्रशासन या ऋण सेवाएं, कि कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है? देखिए पहली बात करते हैं कि विकास व्यय होता क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है क्या? ये होते हैं विच हेल्प्स, जो मदद करते हैं इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड रियल इनकम ऑफ कंट्री। जो विकास तो करेंगे ही और साथ में जो है प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और देश की जो इनकम है वो भी बढ़ाएंगे। क्या ग्रांट देने से बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्या जो हम ऋण सेवाएं देते हैं उससे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। पर इरिगेशन से बढ़ेगी। जब इरिगेशन देंगे, इरिगेशन पे व्यय करेंगे, सिंचाई पे व्यय करेंगे तो फसलें अच्छी होगी, जो एग्रीकल्चर है वो बूम करेगा। तो इससे जो है देश की इनकम भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और विकास तो होगा ही होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंचाई व्यय, इरिगेशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, कि भारत में सबसे बड़ा कर प्रदायक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा टैक्स देता है? बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप एग्रीकल्चर के साथ मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई खास जो है टैक्स नहीं आता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। तो ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, कि विदेशी देशों में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्यों से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार कहलाता है। डिप्लोमेसी, डंपिंग, डबल प्राइसिंग, नन ऑफ दिस। तो क्या कहलाता है? चाइना इंडिया में क्या करता है? चाइना भी इंडिया में यही करता है, तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी, डंपिंग। तो जब कोई भी दूसरा देश जो है वस्तुओं को उनके जो घरेलू मूल्यों से कम कीमतों पर दूसरे देश में बेचता है तो उसे डंपिंग कहते हैं, कि बहुत सारा माल जो है लो लो प्राइस में उस कंट्री में छोड़ देता है, जैसा कि चाइना करता है। चाइना की हर चीज़ आप देखेंगे, टॉयज़ देखेंगे या कोई भी सेक्टर में आप देखेंगे, चाइनीज़ माल भरा पड़ा होता है, तो वो डंपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज लिव्ड ऑन, कि उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आउटसाइड द कंट्री, सेल्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कि वस्तुओं के निर्यात पर, देश के बाहर वस्तुओं के उत्पादन पर, वस्तुओं के विक्रय पर, वस्तुओं के आयात पर कहाँ लगाया जाता है उत्पाद शुल्क? तो जो उत्पाद शुल्क है वो लगाया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि वस्तुओं के विक्रय पर, सेल्स ऑफ गुड्स। जब भी उनकी सेल होती है तो उस समय लगती है एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लान हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान, कि किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया? अगर आपको पता होगा, प्लान हॉलीडे 1966 टू 69, 66 से 67 एक, 67 से 68 दो, 67 से 69 3, तो 3 साल ईयरली ये प्लान से थ्री प्लान ये आए थे, साल भर के प्लान थे, एक साल के प्लान थे। 67 से 66 से 7 तक एक, 7 से 8 तक दो, 8 से 9 तक 3, तो इन्हें प्लान हॉलीडे कहा गया था। तो इससे पहले कितने 5 ईयर प्लान हो चुके थे? इससे पहले 3 5 ईयर प्लान हो चुके थे, तो ये थर्ड प्लान के बाद आए थे 3 प्लान हॉलीडेज। तो ऑप्शन सी, थर्ड, इसका सही उत्तर होगा, कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया। इन तीनों प्लान्स को प्लान हॉलीडेज कहा जाता था, जो ये ईयरली प्लान्स थे 66 टू 69। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निफ्टी इज एसोसिएटेड विद, निफ्टी किससे संबंधित है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बीएससी इंडेक्स, एनएससी इंडेक्स या नन ऑफ दिस? बीएससी माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी। तो निफ्टी किससे रिलेटेड है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका है सेंसेक्स, इनका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। तो ऑप्शन सी सही होगा, निफ्टी 50 जो है एनएससी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर इज इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, जो भारत का बीमा क्षेत्र है वो किसके द्वारा नियमित होता है, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? आईआरडीए के द्वारा, सेबी द्वारा, आरबीआई द्वारा, नन ऑफ दीज द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके द्वारा किया जाता है रेगुलेट इंश्योरेंस सेक्टर? ये है ऑप्शन ए IRDA, एडा द्वारा किया जाता है। ये क्या है? ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय, शॉर्ट फॉर्म इसकी है SDR। वर क्रिएटेड बाय, विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए हैं? आप इंग्लिश में ही इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा क्योंकि हिंदी में आप नहीं समझ पाएंगे विशेष आहरण अधिकार, तो इंग्लिश में हर क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत बेकार है। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? IBRD द्वारा, ABD द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, IMF द्वारा या WTO द्वारा? तो जो SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट है, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा बनाए गए हैं। ये एक्चुअल में क्या होते हैं? ये है स्पेशल करेंसी। SDR स्पेशल करेंसी है। ये किसकी करेंसी है? ये है IMF की करेंसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके बेस पर होती है? ये की जाती है US डॉलर, यूरो, युआन, येन एंड UK पॉन्ड। तो ये 5 जो करेंसी है ये बास्केट में होती है। इन पांचों के बेस पर जो है SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, जो कि स्पेशल करेंसी है IMF की, इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित कहाँ पर है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये ख़त्म हो जाते हैं। ये थे जो SI पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 का जो प्रीवियस वाला पेपर है, ये सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का। इसके बाद जो होगा अभी आने वाले में भी 2023 में हो, तो इससे पहले 2019 में हुआ था। तो ये इसके क्वेश्चन पेपर के जो है हमने GK सेक्शन जो है इस वीडियो में डिस्कस किया।